नमस्कार दोस्तों। तो आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। और अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं ताकि आप इन लेक्चरों की पीडीएफ आपको मिल जाए, आप उसको प्रॉपर रूप से रिवीजन कर पाएं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर क्या है। और पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक ये है कि जो फसाई है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसने एक ड्राफ्ट रिलीज किया है कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के संदर्भ में रेगुलेशन लेके आएंगे किसके संबंध में जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड रहते हैं। अभी के लिए केवल आप इतना समझिए कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड का मतलब ये रहता है कि इसके जीन में हमने थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है, तो वो जो नया फूड मिलेगा हमने हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार मिलेगा, चाहे उसमें न्यूट्रिशन के संदर्भ में हो, चाहे वो डिसीज के संदर्भ में हो, चाहे वो इम्प्रूव वैल्यू के संदर्भ में हो, तो उसमें कोई नई चीज हमको मिलेगी। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे क्या प्रक्रिया रहती है। तो अभी आप इतना समझिए कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड का मतलब ये रहता है कि इसके जीन में हमने थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है। ठीक है, अब जो हमारी नई रेगुलेशंस आई हैं और जो ड्राफ्ट रिलीज किया है, यूपीएससी कभी ड्राफ्ट से प्रश्न पूछता नहीं है। अब ड्राफ्ट आ ही गया है तो यूपीएससी का जब प्री होगा तब तक ये फाइनल रेगुलेशन बन जाएंगे। ठीक है, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? अधिकांशतः क्या होता है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें फूड भी शामिल रहता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, साइंटिस्ट इसके जीन में थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं और चेंजेस करने के बाद हमारे लिए उपयोग में लाते हैं। ठीक है, अब इसके द्वारा कुछ चेंजेस इतने सारे ना हो जाएं कि हमारे ह्यूमन हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालें और हमारी हेल्थ को नेगेटिव रूप से प्रभावित करें, चाहे हमारे जीन में थोड़ा सा चेंजेस करने का प्रयास करें। तो इसलिए फसाई ने इनके संदर्भ में बात की है कि जेनेटिकली जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनमें हम क्या करेंगे, इनको रेगुलेट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इतना आप अभी ध्यान रखिए। की पॉइंट क्या है इस ड्राफ्ट के? पहला है कि अगर कोई आप जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड का अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको पैकिंग करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, सेल करते हैं, मार्केट में इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, और फ्रंट बैक पे आपको उसकी लेबलिंग करनी पड़ेगी। कब? जब आपका कोई फूड है और उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें 1% है, उससे अधिक उसकी मात्रा हमको इन पदार्थों की देखने को मिलेगी, तो आपको उस पैकेट के बैक पे आपको लेबलिंग करनी पड़ेगी कि इसमें 1% से अधिक जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड हमको देखने को मिलेंगे। दूसरा, अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं किसी मटेरियल में प्रोडक्शन के लिए जो फूड से संबंधित है, सीड से संबंधित है, तो किसी प्लांट से संबंधित है, तो आपको जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसको भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये क्या है, गाइडलाइन है। ठीक है, अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम इस एक्ट को पढ़ें, जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया जो संस्थान है इसको पढ़ें। यहां से प्रश्न आ चुका है और लगातार आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो इसमें क्या है, एक्चुअली पहले क्या होता था, 2006 से पहले अलग अलग प्रकार के हमको एक्ट देखने को मिलते थे, तो इनको रेगुलेशन करने में हमें बड़ी समस्या होती थी। उससे पहले आपको प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 देखने को मिलता था, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 देखने को मिलता था, मीट से संबंधित फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973 देखने को मिलता था, वेजिटेबल ऑयल, एडिबल ऑयल, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। तो सरकार ने कहा कि 2006 में इन सबको रिफिल करके एक नया एक्ट लेके आए, जिसको हमने कहा FSS एक्ट, फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 लेके आए। और इसके माध्यम से हमने एक नया एक्ट बना दिया और इसको रिपील करके हमने एक संस्था बना दी, फूड सिक्योरिटी ऑफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत काम करती है। ठीक है, इनका मतलब ये होता है, इनका
उद्देश्य रहता है कोई भी हमारे देश में फूड से संबंधित मैन्युफैक्चरिंग करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, स्टोर करता है, सेल करता है, इंपोर्ट करता है, ताकि हम देश में फूड को रेगुलेट कर सकें और उसकी क्वालिटी को रेगुलेट कर सकें, ताकि कोई ह्यूमन पे हमको नेगेटिव इंपैक्ट देखने को ना मिले और ह्यूमन उसको इजीली क्या कर सके, कंजम्पशन कर सके, और पर्यावरण में भी हमको कोई नेगेटिव इंप्लीकेशन भी हमको दिखने को ना मिले। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ये है कि इसमें एक चेयरपर्सन होता है, इसके अतिरिक्त इसमें 22 मेंबर हमको देखने को मिलते हैं। इन 22 मेंबरों में 1/3 हमको महिलाएं होनी चाहिए और इनके चेयरपर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अपॉइंटमेंट करती है, प्रेसिडेंट इसको अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, यहां से प्रश्न बन सकता है। दूसरा, जैसे हमने पढ़ा, इसको अगस्त 2011 में फसाई को स्टेब्लिश किया गया। जुरिस्डिक्शन इंडिया है, हेडक्वार्टर हमको दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसमें चेयरपर्सन होते हैं, इसके अतिरिक्त 22 मेंबर होते हैं और इस 22 मेंबर में से 1/3 को वुमेन होना चाहिए और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत क्या करता है, काम करता है। इसका मेन उद्देश्य होता है कि फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना, उसकी क्वालिटी को सुनिश्चित करना, ताकि उसमें कोई अडल्ट्रेशन तो नहीं हो रहा है। इस बात को ध्यान रखेंगे, यहां से प्रश्न आ चुका है, आगे भी आने की संभावनाएं है। फसाई के द्वारा कुछ प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, जैसे फसाई ने प्रोग्राम चलाया रोको। रोको का मतलब है कि रीपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल, कि आप एक बार किसी ऑयल को यूज कर लें, उसके बाद उसको दोबारा यूज ना करें, क्योंकि उसमें जो कोलेस्ट्रॉल रहता है उससे बढ़ने की संभावनाएं अधिक रहती हैं, आपकी हेल्थ पे नेगेटिव रूप से इंपैक्ट डालता है, तो इसलिए आप इसको दोबारा यूज नहीं करना चाहिए। सबसे ज्यादा समस्या किसमें रहती है, जो ज्यादा समोसा खाते हैं। आपने देखा होगा समोसा, चाट, टिक्की वगैरह में क्या रहता है, लोग बार बार उसी तेल को गर्म करते रहते हैं और आप उसमें लगातार वही समोसे सिकते रहते हैं, तो उसके द्वारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावनाएं अधिक रहती है। ठीक है, तो इस अभियान के तहत कहा गया है कि इस यूज्ड कुकिंग ऑयल को हमें दे दो, हम इससे क्या बना देंगे, बायो डीजल बना देंगे, ताकि हमारे देश में जो फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसका एक उद्देश्य ये भी है। दूसरा, फसाई ने एक नया कैंपेन भी चलाया, ईट राइट के एक कैंपेन है। इसका मतलब है कि आपको बिल्कुल सही खाना चाहिए। सही का मतलब है कि आपको जो भी खाना है वो आपको सेफली मिलना चाहिए, मतलब कि उसमें हाइजीन होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। और ऐसा कहता है फसाई एक्ट 2006 का शेड्यूल 4। ईट हेल्दी रूप से खाना चाहिए, ट्रेडिशनल होना चाहिए, मौसमी आपको कोई भी चीज खानी चाहिए, फोर्टिफाइड फूड होने चाहिए, सस्टेनेबल रूप से होना चाहिए कोई भी फूड, उसकी पैकेजिंग सही होना चाहिए, फूड वेस्टेज आपको नहीं करना चाहिए, और बिल्ड लोगों के मध्य अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि आप किसी भी खाद्य का सेवन करें तो आप ऐसा सेवन करें ताकि आपकी हेल्थ पे नेगेटिव रूप से इम्पैक्ट ना डाले। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 2 अभियान है, एक रोको, एक ईट राइट कैंपेन, जो कि किसने चलाया है, फसाई ने चलाया है। ठीक है, ये क्या है, ईट राइट कैंपस है, इसमें एप्लीकेशन आप भी कर सकते हैं, आप साइट पे जाके, ताकि आप प्रोसेस सारी सीख सकें। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे। दूसरा, हमने एक पढ़ा था जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी क्या होती है, तो इसको 1989 में स्टेब्लिश किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। इसका उद्देश्य यह है, सबसे पहले इसको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत स्टेब्लिश किया गया, और ये किसी भी जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के संदर्भ में रिसर्च करती है, ये एप्लीकेशन लेती है और ये क्या कहती है, अप्रूवल देती है हमारे देश में उसके यूज करने के संदर्भ में। अभी तक हमारे देश में बीटी कॉटन इसके द्वारा अप्रूवल दिया गया है, इसके अलावा और भी कोई भी जेनेटिक मॉडिफाइड फूड है, कोई भी सीड है, इनके द्वारा अप्रूवल नहीं मिला है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसमें जो रूल 1989 है, इसके अतिरिक्त अन्य कमेटियां भी हमें देखने को मिलेंगी, जैसे आपको RDAC देखने को मिलेगी, रिकॉम्बिनेंट DNA एडवाइजरी कमेटी, इंस्टीट्यूशन बायोसेफ्टी कमेटी, रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, स्टेट
बायोटेक्नोलॉजी कोऑपरेशन कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये कमेटी इसमें अतिरिक्त देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको ये वाला जीन आपको देखने को मिला, इसमें अगर आपको इसमें आपको कोई चेंज करना है तो आप यहाँ से बैक्टीरिया लेंगे, बैक्टीरिया को इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोड्यूस करने के बाद आप इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इसको आप लैब में क्या करेंगे, इसका आप ग्रो करेंगे, ग्रो करने के बाद आपको ये मिलेगा, इसको दोबारा से आप इसका आप उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही प्रोसेस हमारे लिए कहाँ है, बीटी कॉटन के संदर्भ में बात की जाएगी है, सैंड फ्लाई के विरुद्ध हम उसमें कुछ जीन में चेंज करके लाए हैं ताकि हमारी जो बीटी कॉटन की जो उत्पादकता है वो अधिक रहे, उसमें कोई नुकसान हमको नहीं देखने को मिले। ठीक है, इस बात को दिखाएंगे। बीटी कॉटन के लिए हमने जो बैक्टीरिया यूज किया है वो मिट्टी से हम लेके आए हैं। ठीक है, इसलिए उसका नाम रखा है हमने बीटी कॉटन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये मुद्दा हमेशा बना रहता है कि हम किसी पदार्थ के जीन में, किसी प्लांट के जीन में कुछ परिवर्तन करेंगे तो उसके कुछ निगेटिव भी हमको देखने को मिलेंगे, कुछ पॉजिटिव भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉजिटिव पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव ये है कि अगर किसी फूड में आप इस जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के माध्यम से चेंज करेंगे तो उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, तो हमारे उसमें प्रोटीन बढ़ जाएंगे, विटामिन बढ़ जाएंगे, उसमें बहुत सारी चीजें बढ़ जाएंगी, ताकि हमारे देश में जो कुपोषण से संबंधित समस्याएं हमको देखने को मिलती हैं वो क्या हो, कम हो। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, दूसरा, क्रॉप हमको देखने को मिलती है, उसके प्रोड्यूस हमको लैक देखने को मिलता है। अगर हम उसमें ऐसा चेंजेस करते हैं कि उसका प्रोडक्शन अधिक से अधिक हो तो वो भी हमको देखने को मिला है, जैसे हमने बीटी कॉटन के संदर्भ में देखा। क्रॉप को हम एरिड कंडीशन के अनुसार उसमें चेंजेस कर सकते हैं ताकि हमको बेटर यील्ड मिले। मान लो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और वहां पे हमारे पास पानी नहीं है, तो उसमें ऐसा चेंज कर दें कि उसको कम पानी की आवश्यकता हो, तो हमको क्या मिलेगा, उसकी यील्ड अधिक से अधिक मिलेगी। हर्बिसाइड को हम किल करने के लिए उसमें चेंजेस कर सकते हैं, पेस्ट को किल करने के लिए उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, और पुअर कंट्री में फूड सप्लाई और एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए इसमें हम चेंजेस करने का प्रयास कर सकते हैं, उनकी सेल्फ लाइफ को हम बढ़ा सकते हैं और इकोनॉमी कॉस्ट, कार्बन फुटप्रिंट भी क्या हो, कम हो, ऐसे प्रकार के हम चेंजेस भी कर सकते हैं। दूसरा, जैसे हमने पढ़ा, क्रॉप यील्ड भी बढ़ जाएगी। मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आपका ग्लोबल हंगर जो प्रॉब्लम है उसका भी समाधान देगा, कुपोषण का समाधान देगा, पॉवर्टी से लोग बाहर निकलेंगे। ठीक है, हायर अमाउंट क्या होंगे, इसके हमको बेनिफिशियल देखने को मिलेंगे, और प्लांट क्या होगा, अधिक से अधिक क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, लोअर फूड प्राइजेस होंगे। अधिक से अधिक उत्पादन होगा तो फूड की प्राइजेस क्या होंगी, कम होंगी। लैंड का यूज क्या हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा। इजीली हम क्या कर पाएंगे, जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म को कल्टीवेट कर पाएंगे। एग्रीकल्चर में लेस वर्क की आवश्यकता होगी। ठीक है, टेस्ट फूड का हो सकता है चेंज करने से थोड़ा अच्छा हो जाए। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोसेस में हम वाटर को सेव कर पाएंगे, उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा पाएंगे। अब नेगेटिव क्या है, मान लो उसमें आपने कुछ ऐसा चेंज कर दिया जो हमारे हेल्थ के अनुसार सही नहीं है, उसमें एलर्जिक हमको मिल गई, तो एलर्जी कुछ ऐसा रिस्पॉन्स हो सकता है जो आपकी स्वास्थ्य को नेगेटिव रूप से प्रभावित करे। ठीक है, अननोन इफेक्ट हमारे सामने देखने को मिलते हैं। मतलब कोई भी चेंज मिला तो कोई व्यक्ति उसका कोई सेवन कर रहा है तो उसके इफेक्ट को हमको कई सालों बाद देखने को मिलेंगे, तब तक तो बहुत सारा खेल बिगड़ गया होगा, तो अननोन इफेक्ट हमको देखने को मिल सकते हैं। इन्वायरमेंट में कुछ आप सभी में चेंज कर देंगे तो जो बायोडाइवर्सिटी है आप उसमें कम करने का प्रयास करेंगे। मान लो कोई महामारी आ गई तो पूरा सारा जितना भी हमारे पास हमको इन्वायरमेंट में जो स्पीसीज देखने को मिलेंगी वो क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। सुपर बीट का निर्माण हो सकता है, जैसा अभी सुनने में आ रहा है कि बीटी कॉटन में जो सैंड फ्लाई है वो काम नहीं कर रही है, बार बार उसमें वो रोग लग रहा है, तो इसलिए ये सुनने में आ रहा है, अधिकांश देशों में ऐसा हुआ भी है कि सुपर बीट का निर्माण हो सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आप इसमें चेंज करेंगे तो बड़ी बड़ी जो विकसित राष्ट्र हैं उनकी कंपनियां उसमें थोड़ा सा चेंज करके पेटेंट प्राप्त कर लेंगी और हमारे देश का गरीब किसान
अधिक से अधिक कीमत पे उन बीजों को, सीड्स को खरीदेगा तो उनकी मोनोपोली स्टेब्लिश हो जाएगी क्रॉप के संदर्भ में, तो उसका किसानों का जो प्रॉफिट है वो और कम हो जाएगा, किसान क्या होगा, और शोषण का शिकार होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जीएम कंपोनेंट ऐसा भी हो सकता है कि उनको लेबल्ड ना करें, और गवर्नमेंट की डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड के कारण हमको क्या मिलता है, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलते हैं उसके यूजेस के संदर्भ में। बहुत सारे धर्म तो ये बोलते हैं कि इसमें चेंज करने से आप प्रगति ईश्वर के खिलाफ जा रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा कंसर्न है। ठीक है, दूसरा एपिडेमिक्स, पेंडेमिक्स भी आ सकते हैं, आपने उसे चेंज कर दिया, आपको इस महामारी बीमारी का भी शिकार हो सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल सेफ्टी इशू हमको देखने को मिलते हैं, डीएनए नेचर प्लांट हमको देखने को मिलते हैं, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, हमने पढ़ ही लिया। ठीक है, तो ये सारे हमको ये पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं। इन दोनों में संतुलन बनाने की आवश्यकता है, स्टडी करने की आवश्यकता है, ताकि हमको अच्छा काम हो सके। एक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने भी ड्राफ्ट रिलीज किया है, स्टैंडर्ड नेशन एक्शन प्लान, जिसको 2022 बोला है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में स्नैप बोलते हैं। स्नैप में क्या है, सेट ऑफ एक्शंस है, ताकि बीआईएस के द्वारा जो मैंडेट दिया जाता है कि आप नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी डिलीवर स्टैंडर्ड कर सकें, ताकि आपके द्वारा जो भी प्रोडक्ट आप बना सकते हैं उनमें प्रोटोकॉल हो, सर्टेन क्वांटिटी हो, सर्टेन क्वालिटी का वो निपटान कर सकें। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का मतलब है कि आप कोई भी सर्विस लेंगे, कोई भी गुड्स लेंगे, उसमें स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, इसका कुछ की पॉइंट ये है कि अगर आप ऐसा लेके आएंगे तो यूएन एसडीजी 2030 तक एंड पेरिस एग्रीमेंट को हम उसको स्टेब्लिश कर पाएंगे। प्रपोजल है कि हम सेमीकंडक्टर, आईटी सर्विस, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को अच्छे से और मेटावर्स टेक्नोलॉजी को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। बीआईएस के अंदर स्टैंडर्ड होनी चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, किसी का हरास नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने इन्वायरमेंट, हेल्थ, सेफ्टी, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन और अर्बन डेवलपमेंट से संबंध भी इसमें लेके आए हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अब अभी ड्राफ्ट है तो यहाँ से प्रश्न अभी बनने की संभावना कम है, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम बीआईएस को पढ़ें। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बीआईएस क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स 1986 में आया, बीआईएस एक्ट 1986 के तहत। लेकिन इसको जो स्टैच्यूटरी जो बैकिंग दी गई वो बीआईएस एक्ट 2016 के तहत दी गई, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत काम करता है। मेन उद्देश्य है कि आपको क्वालिटी की गुड मिलनी चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, और हेल्थ में जो हजार्ड हमको देखने को मिलता है कंज्यूमर को वो भी कम होना चाहिए, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, और स्टैंडर्डाइजेशन हमको देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, दूसरा टेस्टिंग होनी चाहिए। इसके आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे, अध्यक्ष यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, हेडक्वार्टर इसको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, जैसे हमने पढ़ा स्टैंडर्ड बॉडी है, इस मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत काम करती है। स्टैच्यूटरी बैकिंग बीआईएस एक्ट 2016 के तहत मिली। ठीक है, और डिफरेंट प्रकार के हमको इसमें देखने को मिलते हैं यूजेस। अब देख लेते हैं क्या क्या इसके स्टैंडर्ड हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा आईएसआई। आईएसआई का मतलब है कि आप इंडस्ट्रियल, अगर आपके कोई प्रोडक्ट है तो उसमें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्या करता है कि आईएसआई मार्क्स जो मार्क है वो उनके ऊपर होना चाहिए। इसमें दो तरह के मार्क्स हमको देखने को मिलेंगे, एक मैंडेटरी, एक वॉलेंट्री। मैंडेटरी हमको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इक्विपमेंट, स्टील प्रोडक्ट, स्टील, स्टेनलेस स्टील, केमिकल, फर्टिलाइजर, सीमेंट, एलपीजी, बैटरी और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में हमको ये चीज देखनी चाहिए। बाकी में आप वॉलेंट्री देख सकते हैं। दूसरा आपको बीआईएस हॉलमार्क देखने को मिलेगा। ये गोल्ड जो आपकी ज्वेलरी होती है उसके संदर्भ में आपको स्टैंडर्ड देते हैं। गोल्ड के लिए 2002 में आया और सिल्वर के लिए 2005 में आया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर आप कोई सोना लेने जाते हैं तो आप बीआईएस का उसमें मार्क्स, आप उसका चिन्ह जरूर देखें। एग मार्क का मतलब है कि एग्रीकल्चर से संबंधित जो प्रोडक्ट मिलते हैं उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं।
और इसका अप्रूवल डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा इन एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं उनके द्वारा अप्रूवल दिया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। करंटली आपको एसेंशियल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, पल्सेस, सीरियल्स, फ्रूट, वेजिटेबल, सेमी प्रोसेस प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा एफपीओ मार्क का मतलब है कि फ्रूट से संबंधित जो भी प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर आपको एफपीओ मार्क मिलेगा। ठीक। तीसरा आपको ग्रीन और ब्राउन डॉट से संबंध है। ग्रीन का मतलब है कि आपको वेजिटेबल उसमें कोई चीज है, और ब्राउन मिलेगा तो आपको नॉन वेजिटेरियन उसमें चीज आपको देखने को मिलेगी। इको मार्क का मतलब है ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जो कि पर्यावरण को, इकोसिस्टम को नेगेटिव रूप से प्रभावित करे। और नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल मार्क्स का मतलब है कि भारत स्टेज जो एमिशन स्टैंडर्ड को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। और उनकी वैलिडिटी हमको ओनली 6 मंथ की होती है, उसके बाद आपको फिर से चेक उसको कराना पड़ता है। ठीक है। तीसरा अंतिम इसका जो मार्क है वो इंडियन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है। जो भी फार्म प्रोडक्ट हैं वो प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन उसमें केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और जो भी हार्मोन्स आप यूज करते हैं इनका उपयोग उसमें नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्म में होना चाहिए। उसमें प्राकृतिक जो भी प्रोडक्ट है उनका केवल उपयोग होना चाहिए। और इसकी टेस्टिंग कौन करेगा? अपेडा करेगा। अपेडा का मतलब होता है एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहां से प्रश्न बन सकता है। तीसरा ग्रेट निकोबार चर्चा में है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने 7200 करोड़ का ग्रेट निकोबार में डेवलपमेंट जो प्रोडक्ट है उसको क्लियरेंस दिया है। इसके काफी सिग्निफिकेंस हमको देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक देखने को मिलेगा, स्ट्रेटेजिक देखने को मिलेगा, लोकेशंस और जो टूरिज्म पोटेंशियल हमको देखने को मिलेगी। इकोनॉमिक का मतलब है कि यहाँ पे जो आर्थिक रूप से गतिविधियां बढ़ेंगी। स्ट्रेटेजिक का मतलब है कि चाइना यहाँ से पास है, यहाँ पे लगातार तो वो भी संदर्भ में बात होगी। ठीक है। और पर्यटन तो लगातार यहाँ पे बढ़ता ही। अगर यहाँ पे सुख सुविधाओं का निर्माण होगा, लोग अधिक से अधिक क्या करेंगे? जाएंगे। ठीक है। दूसरा इसके कुछ कंसर्न भी हैं क्योंकि यहाँ की इकोलॉजी है काफी फ्रेगाइल हमको देखने को मिलती है, फ्रेजाइल हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। ट्राइबल एरिया में आप इंटरफेयर कर रहे हो तो उनका जीवन यापन प्रभावित हो सकता है, स्पेशली सोमपेन और निकोबारिस यहाँ पे ट्राइबल रहती हैं। क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट से संबंधित इशू हमको देखने को मिल सकते हैं। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम अंडमान निकोबार का मैप पढ़ें क्योंकि मैप प्रश्न यहीं से बनेगा। सबसे आपको ऊपर देखने को मिलेगा नॉर्थ अंडमान और यहीं पे आपको देखने को मिलेगी सैडल पीक, एक चोटी है। उसके बाद आपको मिडिल अंडमान देखने को मिलेगा, इधर आपको देखने को मिलेगा बैरन आइलैंड और उसके बाद आपको लोअर अंडमान, फिर आपको लिटिल अंडमान आपको इधर देखने को मिलेगा। इधर से आपको डंकस पास लाइन गुजरेगी, इधर से आपको 10 डिग्री लाइन गुजरेगी। ठीक है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बाद, कार निकोबार के बाद आपको ये आपको आइलैंड देखने को मिलेंगे, लिटिल निकोबार, इसके बाद आपको ग्रेट निकोबार, इसके नीचे आपको इंदिरा पॉइंट देखने को मिलेगा और इधर से 6 डिग्री की लाइन होकर जाएगी। ठीक है, जो कि इंडोनेशिया के बहुत करीब है यहाँ से आप, और यहाँ आपको सुमात्रा के बहुत करीब आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। दूसरा, जैसे ये हमारा अंडमान निकोबार है, यहाँ से यंगोन जो कि म्यांमार है उसकी दूरी 695 किलोमीटर है, बैंकॉक की दूरी 899 किलोमीटर है, पुकेट की दूरी आपको 7350 किलोमीटर है, कार निकोबार आपको इधर 270 किलोमीटर है, ग्रेट निकोबार आपको 540 किलोमीटर है और आपको इधर देखने को मिलेगा 1190 किलोमीटर और कोलकाता से इसकी दूरी 1125 किलोमीटर है। तो काफी महत्वपूर्ण लोकेशन है और इधर आपको गल्फ ऑफ थाईलैंड देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मलेशिया इंडोनेशिया है और यहां से आपको 6 डिग्री लाइन होके गुजरेगी। यही प्रश्न पूछा था, ये सुमात्रा है, इधर जावा है। ठीक है, तो सुमात्रा के पास सबसे अधिक है कौन? अंडमान निकोबार। दूसरा, हैंडबुक ऑफ स्टैटिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स आरबीआई ने जारी किया है, 2016 से लगातार जारी करता है। इसका मतलब है जो भी डिफरेंट स्टेट हैं उनकी इकोनॉमिक, सोशल, डेमोग्राफिक से संबंधित डेटा रहता है
और इसमें 1951 से 2021 तक डेटा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 2 न्यू इंडिकेटर इसमें शामिल किए गए हैं, हेल्थ और इन्वायरमेंट इसमें शामिल किए गए हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, ब्लैक नेप्ड पिसेंट चर्चा में है, पिजेन 140 साल के बाद दोबारा हमको ये देखने को मिला है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पपुआ न्यू गिनी में देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक्चुअली क्या है कि ये लाइव हिली एरिया में हमको देखने को मिलता है, लोअर माउंटेन एरिया है वहां पे हमको देखने को मिलता है। रेन फॉरेस्ट ऑफ न्यू गिनिया और नियर बाय जो भी आइलैंड है वहां पे हमको देखने को मिलता है। क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्टेटस है इसका IUCN के स्टेटस में, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, एथनोवेटरनरी मेडिसिन चर्चा में है। एथनोवेटरनरी मेडिसिन का मतलब रहता है कि आप ट्रेडिशनल हर्बल क्या करो यूज करके अपनी डिसीज को क्या करो, कैटल्स की डिसीज को खत्म करने का प्रयास करो, ठीक है। मतलब कि ट्रेडिशनल रूप से उसका प्रयास करो, जैसे एलोवेरा की कई मेडिसिन वैल्यू है, इसके माध्यम से कई प्रकार की बीमारियों का इलाज हो सकता है, ठीक है, ऐसा उसने कहा है। किसने कहा है? सेंटर फॉर साइंस एनवायरमेंट फोकसेस जो संस्थान है उनने कहा है कि आप क्या करो, जो वेटरनरी मेडिसिन है उस पर अधिक फोकस करो, ताकि जो कैटल्स की जो डिसीज है उसको कम से कम हो। टॉयलेट 2.0 कैंपेन चर्चा में है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर ने महुआ ने लॉन्च किया है टॉयलेट 2.0 कैंपेन किस पे लॉन्च किया है? वर्ल्ड टॉयलेट डे 2022 पे लॉन्च किया है। कलेक्टिव एक्शन की बात की गई है, जिसमें सिटीजन का भी पार्टिसिपेशन हमको देखने को मिलेगा और अर्बन लोकल बॉडी का भी पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। पीपल्स फॉर टॉयलेट, पार्टनर फॉर टॉयलेट, डिजाइन चैलेंज हमको देखने को मिलेंगे, रेट योर टॉयलेट और माई थॉट अबाउट टॉयलेट। तो ये सारे फोकस पे बात की गई है। मेन उद्देश्य है कि सिटीजन का पार्टिसिपेशन अधिक से अधिक होना चाहिए, उनकी भागीदारी अधिक से अधिक होनी चाहिए, डिजाइन पे हमको फोकस करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक काम हो रहा है, तो कैबिनेट अप्रूवल ने इसको स्वच्छ भारत मिशन को अप्रूवल दे दिया है अर्बन के लिए 2025 से 26 के मध्य सस्टेनेबल आउटकम के लिए। फाइनेंशियल जो आउटले है इसका 1,41,600 करोड़ के आसपास है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। टारगेट है कि हम एलिमिनेशन करना है ओपन डिफिकेशन का, फीकल स्लज का, और जितनी भी प्रकार की सिटी है वहां से 1 लाख पॉपुलेशन से कम है वहां पे सारी समस्याओं का समाधान करना है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखेंगे। इसमें 3 स्टार गार्बेज फ्री सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा अगर आपने स्वच्छ भारत योजना में अच्छा प्रदर्शन किया है। बेनिफिट क्या होंगे? जो हजार्ड्स हैं उनको निपटान होगा, सीवेज सेप्टिक टैंक का क्या होगा, निपटान होगा। अनट्रीटेड वाटर आप क्या करोगे, वाटर बॉडी में नहीं डालोगे। गार्बेज फ्री मिशन हमको लेके चलना है। तो ये सारी बातें हुई हैं, इसको हमें देखना है। दूसरा, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च चर्चा में है। ऑटोनॉमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत काम करती है, 1972 में स्टेब्लिश हुई। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के एक्ट के अंतर्गत है और ये लिटरेसी के संदर्भ में बात करती है, साइंटिफिक के संदर्भ में बात करती है, चैरिटेबल सोसाइटी के इंडिया के रूप में काम करती है। साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देना है हिस्ट्री के संदर्भ में, साइंटिफिक राइटिंग को बढ़ावा देना है हिस्ट्री के संदर्भ में। अभी क्या हुआ संविधान दिवस पर, कॉन्स्टिट्यूशन डे पर इन्होंने क्या किया, एक नोट लिखी, उनमें कहा कि राखी गढ़ी और जो हमारी सिनौली है वहां पे क्या हुआ, वहां पे लोकल गवर्नेंस से संबंधित साक्ष्य दिए गए, तो इसलिए चर्चा में थी, इसलिए हमने इसको पढ़ लिया, ठीक है। इतना आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, इनने राखी गढ़ी की बात की, तो राखी गढ़ी आपको इधर देखने को मिलेगी और ये धौलावीरा आपको इधर देखने को मिलेगी। पहली यूनेस्को हेरिटेज साइट है हड़प्पा सभ्यता की। इधर लोथल डोकयार्ड आपको देखने को मिलेगा, रजौदी देखने को मिलेगी, सुतकांगेन डोर आपको देखने को मिलेगी। इधर आपको रूपर देखने को मिलेगा, हड़प्पा इधर देखने को मिलेगी, ठीक है। मोहनजोदारो आपको इधर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इनकी आप रेस्पेक्टिव लोकेशन याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न लगातार बनते रहते हैं और आगे भी बनने की संभावनाएं हैं, ठीक है। राखी गढ़ी सिनौली में ये कहा गया कि सेल्फ गवर्नेंस ही लोकल शासन था 5000 BC के आसपास, ठीक है। पंचायत था, यहाँ पे खाप था, और जनपद और राज्य और सभा समिति हमको देखने को मिलती है, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। दूसरा,
इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लगातार चर्चा में रहती है। ठीक है, इसके तहत क्या क्या किया जाता है, जो पॉलिटिकल फंडिंग पार्टी को दी जाती है, ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, इस पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सिटीजन ऑफ इंडिया, बॉडी ऑफ कोई भी, मतलब कि कोई भी कंपनी ये डोनेट कर सकती है, लेकिन आपकी फुल केवाईसी इसमें होनी चाहिए। पेमेंट बैंक अकाउंट में जाएगा, वो किस में होगा, एसबीआई की ब्रांच में। किस किस वैल्यू के आप बॉन्ड पर परचेज कर सकते हैं, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ के आसपास। और इसके लिए आपको केवल एसबीआई बैंक में ही जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। दूसरा, लाइफ स्पैन क्या है, 15 दिन की है। इसके तहत केवल उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन मिलेगा जो कि सेक्शन 29A के तहत रजिस्टर्ड है और इनको पिछले चुनाव में 1% के आसपास क्या मिला है, 1% तक उनको वोट मिला है। ठीक है, पीरियड आपको 10 दिन केवल देखने को मिलेगा ईच मंथ में, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में। इस बात को ध्यान रखेंगे। अभी सरकार ने संशोधन किया है कि चुनाव की साल में इनमें आप 15 दिन अतिरिक्त के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इनको अपने अकाउंट में रिडीम करा सकते हैं, इसलिए चर्चा में था, इसको हमने पढ़ लिया। ठीक है, दूसरा, डब्ल्यूएचओ ने क्या किया है, कुछ पैथोजन को आइडेंटिफाई किया है, कहा है कि ये लगातार आउटब्रेक कर सकते हैं और लगातार पेंडेमिक, कोविड जैसी पेंडेमिक को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, क्यों कोविड जैसी पेंडेमिक को बढ़ावा क्यों दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे, कोविड जैसी पेंडेमिक को बढ़ावा इसलिए दे सकते हैं क्योंकि ये कोई साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज करेंगे, एजेंट हैं, सॉरी, डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि आइडेंटिफाई जो पैथोजन है उनको बढ़ावा दे सकते हैं। इसका मतलब है कि ये इनको डिसीज एक्स नाम दिया है। तो आपसे पूछेगा डिसीज एक्स क्या है, तो डिसीज एक्स वो पैथोजन है जो कि इन फ्यूचर में कोविड जैसी पेंडेमिक इंटरनेशनली को बढ़ावा दे सकते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है, जिसमें शामिल हैं आपको मर्स है, सार्स है, नीपा है, जीका है और डिसीज एक्स है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इससे ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, दूसरा, इंटरनेशनल कमेटी फॉर वेट एंड मेजर चर्चा में है। इनकी प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता ने डायरेक्टर हैं सीएसआईआर की, उनको नियुक्त किया गया है मेंबर के रूप में। ठीक है, ये कमेटी क्या करती है, डेवलपमेंट करती है, इंप्लीमेंट करती है, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का रहता है, जैसे कि एसआई यूनिट वगैरह रहती है, और साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करती हैं। ये फंक्शन जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर के अंतर्गत काम करती है। इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मीटर कन्वेंशन साइन 1875 में पेरिस हुआ, उसके तहत ही काम करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जावा आइसलैंड चर्चा में है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5.6 मैग्नीट्यूड का हमको भूकंप देखने को मिला, अर्थक्वेक देखने को मिला, जहां पे कम से कम 162 लोग जावा में मारे गए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये जावा आपको इधर देखने को मिलेगा, ये वाला पार्ट है, इंडोनेशिया का पार्ट है, यहाँ पे भूकंप आया, कम से कम 162 लोग यहाँ पे मारे गए। ठीक है, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है इसकी लोकेशन। ऊपर आपको सुमात्रा देखने को मिलेगा, नीचे जावा देखने को मिलेगा, बाली देखने को मिलेगा, फ्लोरोस देखने को मिलेगा और कलिमिंटन आपको इधर देखने को मिलेगा। ठीक है, इधर आपको सिंगापुर देखने को मिलेगा, थाईलैंड ऊपर देखने को मिलेगा, मलेशिया इधर देखने को मिलेगा, इधर आपको कम्बोडिया, वियतनाम, बैंकॉक आपको इधर देखने को मिलेगा। अभी क्या हुआ है, और ये इधर आपको सोलावेसी देखने को मिलेगा, मलाकू देखने को मिलेगा, आइरेनी जाया आपको इधर देखने को मिलेगा, फिलिपींस, पलायू इधर देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी क्या हुआ है, क्योंकि जावा लगातार, राजधानी इंडोनेशिया की क्या थी, जकार्ता थी, लेकिन ये जकार्ता राजधानी लगातार, ये क्या हुआ है, जो क्लाइमेट चेंज के कारण सी लेवल राइज हुआ है, लगातार सबमर्ज हो रहा है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी जकार्ता से, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से इस यहाँ पे ले गए कालीमंटन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, तो इन्हें राजधानी चेंज करने का फैसला किया है। तो आप सीरियस इंपैक्ट देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज के क्या क्या हो रहे हैं, इन फ्यूचर में क्या क्या होगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। भूकंप क्यों आया, क्योंकि ये वाला जो पार्ट हमको देखने को मिलता है, रिंग ऑफ फायर वाला पार्ट है, और यहाँ पे कन्वर्जेंट टेक्टोनिक मूवमेंट हमको देखने को मिलता है, जो भी ओशियन प्लेट रहती है और जो भी हमारी महाद्वीपीय प्लेट रहती है,
ये वाली प्लेट क्या करती है, इसके अंदर सबमर्ज होती है और ये वाली प्लेट हमको ऊपर देखने को मिलती है। तो इसमें लगातार हमको मूवमेंट देखने को मिलता है। ज्वालामुखी यहाँ पे श्रृंखलाएं हमको देखने को मिलेंगी, वॉल्केनो की भूकंप लगातार देखने को मिलेंगे, और जो भी मतलब कि ब्लॉक पर्वत हैं वो यही हमको देखने को मिलेंगे, जिसको बोलते हैं, ठीक है, मोड़दार पर्वत हमको इधर ही देखने को मिलेंगे। पूरा रेंज है, इस बात को आप ध्यान रखें। पर्वत यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो डिपोजिट्स हैं वो इतने नहीं हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, 5 बैक्टीरिया, एक लैंसेट की रिपोर्ट है, उन्होंने 5 बैक्टीरिया आइडेंटिफाई किए हैं। 6.8 लाख लोग इंडिया में रह रहे हैं इन बैक्टीरिया के साथ, जिसमें ई कोलाई है, निमोनिया का बैक्टीरिया है, कि निमोनिया ही है, एस ओरोस है, और ये बाउमानिया है, ठीक है, इस बात को ध्यान आप रखेंगे। यहां से प्रश्न बन सकता है, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए ज्यादा आप इसको फोकस नहीं करना है। आज के कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं जो कि चर्चा में रहे हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन चर्चा में रहा है, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य है कि आपको एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिल जाएगी, उसमें आपका जितना भी हेल्थ से संबंधित डेटा होगा, कब आपने डॉक्टर से दवाई ली, कौन सी दवाई ली, इससे संबंधित क्या होगा, डेटा आप में स्टोर रहेगा, और ये आपकी चीज डिजी लॉकर से संबंधित रहेगी, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो हेल्थ रिकॉर्ड है आसानी से गवर्नमेंट के पास होगा, कभी भी देख सकते हैं। क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग हो पाएगी। कुल मिलाकर पॉलिसी निर्माण में भी इस डेटा का यूज होगा, और हमारे देश में पता चलेगा कि कौन व्यक्ति किस बीमारी से ग्रसित है, ताकि उस संबंध में हम क्या कर सकें, उसको एलिमिनेट करने के लिए इफेक्टिव पॉलिसी का निर्माण कर सकें। इससे संबंधित प्रश्न पूछ चुका है इस बार प्रीलिम्स में, ठीक है। अब टाइगर के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। फ्लैगशिप स्पीसीज है, अम्ब्रेला स्पीसीज है, इसको पैंथेरा टिग्रिस बोलते हैं। 2019 के सेंसस के अनुसार अभी हमारे देश में टाइगर्स हैं 2967। सबसे अधिक हमको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे 526, उसके बाद आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे, फिर आपको कर्नाटका में देखने को मिलेंगे, ठीक है। 80% के आसपास हमारे देश में टाइगर देखने को मिलेंगे। हम क्या है, नेटिव स्पीसीज है ये इंडिया की। नोडल एजेंसी कौन है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हमको देखने को मिलेगी, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब क्या है, असम के कुछ पार्क चर्चा में है, नेशनल पार्क, जैसे आपको इधर देखने को मिलेगा रायमोना, इधर आपको देखने को मिलेगा मानस, इधर आपको देखने को मिलेगा औरंग, इधर आपको देखने को मिलेगा नामेरी, इधर आपको देखने को मिलेगा खाजीरंगा, दिहांग पटकई और डिब्रू सिखोवा। तो इनकी सीक्वेंस आप याद रखिएगा, आपसे सीक्वेंस से पूछ सकते हैं। सबसे इधर कौन देखने को मिलेगा, डिब्रू सिखोवा, सबसे इधर कौन देखने को मिलेगा, रायमोना, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मेडिटेरियन सी का मैप देख लेते हैं, अक्सर ये चर्चा में रहता है, तो यहां से प्रश्न लगातार बन सकते हैं। कौन कौन सी कंट्री मिलती हैं, ये वाला पार्ट आप देखेंगे, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, इधर आपको मोरक्को है, अल्जीरिया लगती है इधर, ट्यूनिसिया, लीबिया, इजिप्ट, ठीक है, इजराइल, लेबनान, सीरिया, तुर्की, ग्रीस, इटली, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, और बोस्ना हर्जिगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ठीक है, फ्रांस, स्पेन, इस बात को ध्यान रखेंगे, और इटली, ठीक है। कमेंट करके आप बताइए कौन सा सी है। और इधर आपको एक ब्लैक सी तो देखने को मिलेगा, इधर आपको दार्जिलिंग क्या है, स्टेट है, ये ब्लैक सी है। ब्लैक सी से कौन कौन लगता है ये भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको डिस्कशन पसंद आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच।